जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों ये सेट नंबर 3 है BSSC इंटर स्तरीय का, जो कि एडुटेरिया बुक से लिया गया है। आप सबको बता दें कि हमारे चैनल पर अभी बहुत सारे बुक्स समाप्त किए जा चुके हैं, जिसमें रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 भी समाप्त हो चुका है, वॉल्यूम 2 भी समाप्त हो चुका है, खान सर का भी प्रैक्टिस सेट समाप्त हो चुका है और BSSC इंटर स्तरीय का जितना भी प्रीवियस ईयर का पेपर है वो सारे के सारे कराए जा चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट से बिलोंग करिए, सारे क्वेश्चन को देखिए। इस वीडियो का PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम एक करके प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य है, यानी ऊर्जा का जो स्तर है वो हाई है और जो जबकि तरंग परिसर क्या है वो छोटा है यानी कम है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 एक्स किरण की। तो हम जरा देख लेंगे कुछ जिसमें किरणों का नाम दिया हुआ है, उसका हम तरंग दैर्घ्य परिसर। तो एक्स किरण का जो तरंग दैर्घ्य परिसर होता है 10⁻⁻10 मीटर से लेकर के 10⁻⁻8 मीटर तक होता है। ध्यान में रखेंगे एक्स किरण का। वहीं परावैंगनिक किरण की बात हम कर लें तो परावैंगनिक किरण का 10⁻⁻8 मीटर से लेकर के जो है 10⁻⁻7 मीटर होता है। वहीं हम दृश्य विकिरण की बात कर ले तो दृश्य विकिरण का होता है कितना? नोट करिए, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3.9 इंटू 10⁻⁻7 मीटर से लेकर के 7.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर तक, यानी 3.9 में डबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.8 मिल जाएगा। और हम अंत में देख लेंगे अवरक्त विकिरण का जो तरंग परिसर कितना होता है। अब ठीक 7.8 मीटर इंटू 10⁻⁻7 मीटर से लेकर के ये 10⁻⁻3 मीटर तक होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी के द्वारा एक साथ न पिघलने का क्या कारण है? तो बता दें कि पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी के द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है इसमें संगलन की गुप्त ऊष्मा का उच्च होना, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ ध्यान में रखेंगे कि बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? तो बर्फ के गलन का गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। कितना? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी प्रोजेस्टेरॉन का स्राव, एस्ट्रोजन का स्राव और डिंब का निर्माण। बता दें इसका थोड़ा सा कुछ कार्य देख लिया अंडाशय का। तो अंडाशय का मेन कार्य क्या है कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन जैसे महिलाओं हार्मोन का स्राव करना, साथ ही साथ अंडजनन की प्रक्रिया द्वारा अंडाणु का निर्माण करना। वहीं वृषण की हम बात कर ले, वृषण का कार्य यानी वृषण जिसको आप इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टिस। तो इसका कार्य क्या होता है? तो शुक्र जनन प्रक्रिया द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करना और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 का ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, ब्रायोफाइटा में बीजाणु मातृ कोशिका होती है किस तरह का? तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 2 द्विगुणित। इसके बारे में थोड़ा ब्रायोफाइटा के बारे में जान ले तो इससे पहले और बीजाणु के बारे में। तो बीजाणु जो होते हैं वो मातृ कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन से होकर के गुजरती है। इसकी कोशिकाएं स्पोरोगोनियन, क्या है? स्पोरो, नोट करिएगा, स्पोरोगोनियम, ठीक है, स्पोरोगोनियम के भीतर निर्मित होती है। इसकी जो है यानी ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। ध्यान में रखेंगे, ब्रायोफाइटा को क्या कहा जाता है? तो पादप जगत का इन्हें उभयचर भी कहा जाता है, जिसमें लिवरवर्ट, मॉस ये दोनों प्लांट आते हैं। ठीक है, लिवरवर्ट और मॉस। साथ ही साथ ध्यान में रखेंगे ब्रायोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा वर्ग भी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक प्रक्रिया है? तो 5 का आंसर लगाइएगा, विसरण इसका सही आंसर होगा। वाष्पोत्सर्जन नहीं लगाएंगे, होशो हवास में रहिएगा। तो अच्छा, विसरण कहते किसे हैं? तो 2 या 2 से अधिक, ठीक है, यानी 2 से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण बनाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? तो ये विसरण कहलाती है। विसरण की जो क्रिया होती है पदार्थों के परमाणु, अणु और आयनों की अनियमित गति के कारण होती है। यह एक अपरिवर्तनीय क्रिया है। कैसी क्रिया है? यह एक अपरिवर्तनीय क्रिया है। ठीक है,
विसरण पर गुरुत्वाकर्षण और उत्प्लवकता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न है कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई क्या है? आंसर लगाएंगे 6 का ऑप्शन नंबर 2 पॉलीसोम। अगला प्रश्न देखिए, जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा हो जाता है तो झूले की दोलन की आवृत्ति क्या हो जाएगी? तो इसकी जो दोलन की आवृत्ति हो जाएगी वो बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न, जब सोडियम और क्लोरीन अभिक्रियाएं करते हैं तब ऊर्जा क्या होगा? तब ऊर्जा जो होगा दोस्तों उत्पन्न तो होगी तथा रासायनिक बंधन बनाएंगे। जरा इसके बारे में जान लीजिए। तो सोडियम जो होता है, सोडियम तरलता से इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ठीक है, यानी जो लिक्विडिफाइड आप कह लीजिए, तो तरलता से क्या, सरलता से, सॉरी माफ कीजिएगा, यानी सोडियम जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, जबकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है दोस्तों? ग्रहण करता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के ग्रहण एवं त्याग के कारण एक बंधन का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसको हम आयनिक बंधन कहा जाता है। ध्यान में रखेंगे, आयनिक यौगिक एक रासायनिक यौगिक है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बलों के द्वारा एक साथ बंधे आयनों से बना होता है, जिसे हम आयनिक बंधन कहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से नाइट्रोजन की किस ऑक्साइड का निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आप आंसर लगाएंगे N2O। हालांकि सब सारे के सारे जो हैं वो नाइट्रोजन के सामान्यतः ऑक्साइड ही हैं, लेकिन N2O जो है जिसका उपयोग हम निश्चेतक के रूप में कहते हैं, वही यही N2O है जिसको आप हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाफिंग गैस यानी नाइट्रस ऑक्साइड। साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ दिया हुआ है NO2। क्या है? NO2 को हम ब्राउन गैस कहते हैं, नोट करिएगा। इसको हम क्या कहते हैं? ब्राउन गैस कहा जाता है। यह प्रकाश रासायनिक धूम का प्रमुख घटक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे मिलाने पर सीमेंट का जमना धीमा हो जाता है? आंसर लगाइएगा, जिप्सम को जब आप मिलाएंगे तो सीमेंट का जो जमना होता है वो क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। प्रश्न है कि 11 यहाँ पर नहीं हो जाएगा, 11 जो है इस तरह से लिखना चाहिए इसको, 1122 यानी परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ कौन सा होगा? तो जो बनने वाला पदार्थ होगा वो कौन बनेगा? मैग्नीशियम बनेगा। अगला प्रश्न कि इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सारा एसिड को देख लेते हैं। तो टार्टरिक एसिड जो है वो इमली में पाया जाता है, जबकि लैक्टिक एसिड खट्टे दूध और दही में पाए जाते हैं। साइट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है। मेथोनिक एसिड की जगह पर आप मौलिक एसिड याद रखिए, सेब में पाए जाते हैं। मेथोनिक एसिड आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा, बेंजोइक एसिड किस में पाया जाता है? तो बेंजोइक एसिड जो है दोस्तों घास में पाया जाता है। मौलिक एसिड मैंने मैलिक एसिड बता ही दिया कि सेब में पाया जाता है। नाइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? तो नाइट्रिक एसिड फिटकिरी और सोरा में पाया जाता है। और वहीं पर ऑक्जेलिक एसिड की बात कर ले तो ये टमाटर में पाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कौन सा है? तो बता दें कि रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम या बोरॉन के छड़ का यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। प्रश्न की किस ताप पर H2O का घनत्व यानी जल का घनत्व अधिकतम होगा? ऑप्शन नंबर 1 4 डिग्री सेल्सियस पर। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 1 अल्फा क्लोरोएसिटोफेनोन होना चाहिए। अश्रु गैस का फॉर्मूला होता क्या है? तो CCl3, नोट करिए, CCl3NO2। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। प्रश्न की कार्नेलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो कार्नेलाइट अयस्क है ऑप्शन नंबर 4 मैग्नीशियम का। अच्छा, पारक अयस्क का नाम क्या है? तो पारक अयस्क का नाम है सिनेबार। चांदी का अयस्क का नाम है अर्जेंटाइट। और भी याद रखेंगे तो जैसे कार्नेटाइट और पिच ब्लेंड किसका है? तो कार्नेटाइट और पिच ब्लेंड जो है वो यूरेनियम का है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। क्रोमियम का अयस्क क्या है? तो क्रोमियम का अयस्क है क्रोमाइट। क्रो से क्रोमियम, को से क्रोमाइट, ठीक है, ये क्रोमियम का अयस्क है। निकेल का अयस्क क्या है? तो निकेल का अयस्क है मिलेराइट। क्या है? मिलेराइट, ध्यान में रखेंगे। और हम कोबाल्ट की बात कर ले तो कोबाल्ट का जो रासायनिक अयस्क है वो क्या है? अस्लेलटाइट। क्या है? नोट करिएगा, अस्लेलटाइट ये जो है वो कोबाल्ट का है। और लेड का क्या है? तो लेड का यानी सीसा का है, वो गैलेना है, ध्यान में रखेंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि लोहे के बुरादे में
तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने से क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड जो है बनते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। प्रश्न है, जमीन के ऊपर दिखाई देने वाला मशरूम का भाग क्या कहलाता है? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3, बेसिडियो कार्प कहलाता है। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां जीवाणु जनित है? तो एक ट्रिक याद रखिएगा, न्यू कोट में सीडी टेप है। क्या है? न्यू कोट में सीडी टेप है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ह से न्यू मतलब न्यूमोनिया, कोट मतलब क्या है? कोढ़ हो जाएगा, T4 टाइफाइड हो जाएगा, इसके बाद M4 क्या होता है? मेमल्स होते हैं, जरा देख लीजिएगा, है ना, इसको इग्नोर भी कर दीजिए। सी मतलब सिफिलिस, D4 डिप्थीरिया, और इसके बाद टेप क्या है? मतलब इसको टाइफाइड आपको बता ही दिया, और है हैजा, तो आपको निकल करके आ जाता है हैजा, टाइफाइड, निमोनिया और डिप्थीरिया। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रश्न संख्या 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों। कहता है कि रक्त समूह O को सार्वत्रिक रक्तदाता कहा जाता है। निम्न में से कौन सा एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो आपको बता दें कि रक्त समूह O में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मनुष्य में रक्तों में विहीनता का मुख्य कारण जो होता है वो आरबीसी के जो है उपलब्धता होती है, जो कि यानी इसमें लाल रक्त कण में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन हो जाता है, ध्यान में रखेंगे, जिसे आप एंटीजन कहते हैं। एक बार फिर से, मनुष्यों के रक्तों में विहीनता का मुख्य कारण क्या है? लाल रक्त कण में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन, जिसे हम एंटीजन कहते हैं, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। एंटीजन कितने प्रकार का होता है? तो एंटीजन 2 प्रकार का होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। रक्त समूह ए में यानी ब्लड ग्रुप ए एंटीजन, जबकि ब्लड ग्रुप बी में बी एंटीजन पाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। प्रश्न है, वह वायरस जो अपने मेजबान को मारे बिना प्रजनन कर सकता है क्या कहलाएगा? आंसर लगाइएगा टेम्परेट वायरस, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होते हैं। डायफ्राम कैसे होते हैं? तो धनुषाकार, चपटा, नीचा धंसा हुआ, यानी तीनों के तीनों आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जरा ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा, अंतः श्वसन के दौरान डायफ्राम विरामावस्था में रहता है और अपने गुबंद के आकार में वापस आ जाता है और हवा को फेफड़ों से बाहर उत्सर्जित कर देता है। डायफ्राम जो है वो मलत्याग, पेशाब, प्रसव और भारी वस्तुएं उठाने में भी सहायता करता है। तो सही आंसर क्या होगा? 4 नंबर। प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आंसर लगाइएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 यकृत। इसकी कुल वजन कितनी होती है? तो 1.5 kg से लेकर के 2 kg तक। यकृत जो है तो वो फ्राइब्रोजिन, नोट करिएगा, फ्राइब्रोजेनिन, एक बार फिर से नोट लिख ही देता हूँ मैं। क्या है दोस्तों? फाइब्रिनोजेन। क्या है? यकृत जो है फ्राइब्रोजेन नामक जो है प्रोटीन का उत्पादन करता है, जो कि रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न क्या है कि विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? आंसर लगाइएगा 24 का ऑप्शन नंबर 3 अंकुरित अनाज। इसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, ध्यान में रखेंगे। टोकोफेरॉल जो है इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से कौन सा होता है? तो प्रजनन शक्ति की जो है कम हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो आंसर लगाइएगा 25 का ऑप्शन नंबर 3 कॉकरोच और केकड़ा में। कॉकरोच जो होता है ऑर्थोपोडा संघ का जीव है। इसमें हृदयों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसके टोटल जो है वो 13 चैम्बर पाए जाते हैं इसमें, यानी कक्ष जिसको कहते हैं। तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो के प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? 26 का आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3 कांसे की धातु से बनी हुई थी। प्रश्न है कि प्रारंभिक ऋग्वैदिक लोगों के द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो 27 का आंसर लगाइएगा कि ऋग्वेद में अयस नामक धातु का उल्लेख है। किस नाम का? अयस, ठीक है, नामक धातु का उल्लेख है, किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है, यानी अभी तक पूरी तरह से पहचान नहीं किया गया। कुछ विद्वान जो है इसे तांबा, तो कुछ कांसा, तो कुछ लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वैदिक
ऋग्वैदिक आर्य ने मित्र जो थे यानी जो लोग थे वो लोहा से तो अपरिचित थे, इसलिए इसका सही आप आंसर लगा सकते हैं तांबा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर। प्रश्न है निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 2 नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र कनिष्क के समकालीन थे। प्रश्न है कि कवि कालिदास जो है किसके राजकवि थे? आंसर लगाइएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। अगला प्रश्न है कि वे 2 वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों के तत्काल पहले और तत्काल बाद में शासन किया? तो ये दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको बता रहा है। तो एक ट्रिक याद रखिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो नए होंगे और जो जानते होंगे वो तो सही है। एक ट्रिक है गुल खिले तो क्या है? गुल खिले तो सांस लो, गुल खिले तो सांस लो, इससे आप कभी भूलेंगे नहीं। गुल का मतलब क्या है? गुलाम वंश, खिल का मतलब खिलजी वंश, तो मतलब तुगलक वंश, सांस मतलब सैयद वंश और लो मतलब लोदी वंश। अब आप लगा लीजिए, पूछ रहा है कि खिलजी वंश जिन्होंने खिलजी शासकों के ठीक पहले और बाद में आया, तो खिले यानी पहले कौन आया? गुलाम वंश, इसके बाद तो माने तुगलक वंश, निकल करके आता है गुलाम और तुगलक वंश यानी ऑप्शन नंबर 3। बाकी इनका आप शासनकाल देखना चाहिए तो देख लीजिए। खिलजी वंश के शासकों का शासन क्या था? तो 1290 से लेकर के 1320 तक। वहीं गुलाम वंश 1206 से लेकर के जो है 1290 तक इन्होंने शासन किया। खिलजी वंश का जो बाद जो शासनकाल आया था तुगलक वंश का, वो 1320 से लेकर के 1412 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। ध्यान में रखेंगे तो सही आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है कि मदद ए मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3 सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन से। मदद ए मास को सयूरगल भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सयूरगल। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मदद ए मास सहायता नगद में दी जाती थी तो इसे वजीफा भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जब मदद ए मास को नगद में दिया जाता था तो इसे वजीफा कहा जाता था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न है कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर किस वर्ष बंद किया? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 563 ईस्वी में। 562 ईस्वी में क्या बंद किया? तो 562 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त किया। 571 में जो है दोस्तों इन्होंने फतेहपुर सीकरी से आगरा से अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया यानी वहाँ बनाया था। और 1564 की बात कर ले तो 1564 में हमने क्या बता दिया? हाँ, 1564 में जजिया कर को इन्होंने समाप्त किया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। अगला प्रश्न कि चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान महिला क्रांतिकारी यानी कौन महिला क्रांतिकारी मानी गई थी? तो VVI क्वेश्चन, इसको पहले नोट कर लीजिए, दिमाग में छापिए, कॉपी में छापिए, जहां छापना है छापिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि चटगांव शस्त्रागार पर छापा कब पड़ा था? तो इस पर छापा पड़ा था 18 अप्रैल, नोट करिएगा, 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को छापा पड़ा था। चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा, नोट करिएगा, क्या है? मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य सेन के नेतृत्व में किया गया था। साथ ही साथ सूर्य सेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी यानी IRA, क्या है? IARA की स्थापना भी इन्होंने की। 16 फरवरी, नोट करिएगा, 16 फरवरी 1933 ईस्वी को सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिए गए, उन पर मुकदमा चलाया गया और अंततः 12 जनवरी 1934 ईस्वी को उन्हें फांसी दे दिया गया। एक और नाम आता है कल्पना दत्त का। तो कल्पना दत्त को सूर्य सेन के साथ गिरफ्तार कर आजीवन कारावास भेज दिया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 33, क्वेश्चन 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रीतिलता वाडेदार। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? आंसर लगाइएगा 34 का ऑप्शन नंबर 3 प्रफुल्ल चाकी। इसके बारे में जरा जान ले तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संस्थान के द्वारा, किस संस्थान के द्वारा? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संस्थान के द्वारा 9 अगस्त 1925 ईस्वी को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी यानी लखनऊ सहारनपुर डिवीजन काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूट लिया गया था, जिसे हम काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ काकोरी कांड में टोटल 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल सिंह और राजेंद्र लाहड़ी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आजाद फांसी से बचकर फरार हो गए थे। अशफाकुल्ला खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए
जो है फांसी पाने वाले पहले मुस्लिम थे। उन्होंने षड्यंत्र केस में फैजाबाद यानी वर्तमान में जो कि अयोध्या में है, जेल में 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। मैं जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आपको पता है कि मैं शुरू से ही बोलते आ रहा हूं कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं वही फैक्ट बताऊंगा, इससे ज़्यादा कुछ बताने की आप उम्मीद मत कीजिएगा हमसे, क्योंकि पढ़ करके प्रचंड विद्वान नहीं बनना, बल्कि क्या है, एक सीट लेने की जरूरत है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 35 का ऑप्शन नंबर 1 नवजीवन का। इसका जो प्रकाशन हुआ था कब हुआ था? 1919 से लेकर के 1931 तक के दौरान ये अहमदाबाद से हिंदी और गुजराती में प्रकाशन ये होता था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। प्रश्न कि भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी कब? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3 भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। प्रश्न विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 कुली कुतुब शाह के द्वारा। प्रश्न नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया है? VVI क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे। महात्मा गांधी ने 6 फरवरी कब? 6 फरवरी 1921 ईस्वी का इसका शिलान्यास किया था। आंसर हो जाएगा 3 नंबर। प्रश्न के वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? सही आंसर क्या हो जाएगा? खाद्य एवं कृषि विभाग। प्रश्न भारत में संसदीय ढांचा में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। तो आप जानते हैं कि अस्थायी सदन क्या है? तो अस्थायी सदन है राज्यसभा। तो जो सिचुएशन केंद्र में राज्यसभा का है वही सिचुएशन विधान परिषद का राज्य में है। तो आप जान लीजिए अस्थायी तो बता दिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा और विधानसभा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक अंग कौन है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 विधान मंडल। प्रश्न है कि लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC कि किसी सदस्य को हटाया जा सकता है, यानी किसके द्वारा? तो किसी भी सदस्य को जो है दोस्तों किसके द्वारा हटाया जा सकता है? यानी ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति के द्वारा। ध्यान में रखेंगे इसका चर्चा जो है वो अनुच्छेद 317 में किया गया है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि निम्न में से एक भारत संघ का सह राज्य था और बाद में पूरा राज्य बन गया। आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 सिक्किम। इसके बारे में जरा जान लीजिए कि भारतीय संविधान के 36वें संविधान संशोधन कितने? तो 36वें संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम का संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे भारत संघ में एक राज्य बनाया गया, जो कि देश का 22वां राज्य के रूप में शामिल हुआ था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न है कि निम्न में से किसके प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 HM फाइनर को। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? ध्यान में रखेंगे ये संविधान की प्रस्तावना का चर्चा किया गया है। तो संविधान की प्रस्तावना तो अमेरिका से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा जो है दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रे कौन है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रे हैं वो सिपकिला, रोहतांग, बाड़ालाचा, ये तीनों के तीनों हिमाचल प्रदेश में हैं। जबकि जोजिला दर्रा कहाँ है? तो जोजिला लद्दाख में। नाथुला कहाँ है? नाथुला और जेलेपला ये दोनों के दोनों सिक्किम में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। प्रश्न है निम्न में से कौन सा देश अमेजन नदी का बेसिन का एक हिस्सा है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 वेनेजुएला। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो अमेजन नदी की बेसिन जो है वो ब्राजील, पेरू से निकल करके बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया आदि भाग से प्रवाहित होती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मेडिरा अमेजन जो है, ध्यान में रखेंगे, एक है नदी मेडिरा अमेजन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि अमेजन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है, तो आंसर लगाइएगा मेडिरा। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 47 का 2। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है।
कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा नहीं है? आंसर लगाइएगा राजस्थान। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3 पेट्रोलियम। प्रश्न है कि पृथ्वी कितनी पुरानी है, इसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा? आंसर लगाइएगा रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण के द्वारा। प्रश्न है कि जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम से दिया गया है? तो नया जलोढ़ मिट्टी को हम खादर, जबकि पुरानी को हम बांगर कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य को कवर करती है? तो ये है किस नदी पर? तो ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। और किस राज्य को कवर करती है? आंसर लगाइएगा गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश को। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 1 अवितरित लाभ। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आजादी के बाद सबसे पहले बंदरगाह बनाया गया था? आंसर लगाएंगे गुजरात का कांडला बंदरगाह। अब इसका नाम बदल करके दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। ध्यान में रखेंगे दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। अगला प्रश्न है कि कीमत सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो कीमत सिद्धांत को हम कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है कि प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कंफ्यूज कर दिया है आपको कि विश्व उपभोक्ता दिवस पूछ रहा है या राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। जब ऑप्शन के हिसाब से हम लगाएंगे विश्व उपभोक्ता दिवस, तो विश्व उपभोक्ता दिवस जो है दोस्तों 15 मार्च को, जबकि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को। ध्यान में रखेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो 2008 में सबसे पहले जो है राष्ट्रमंडल का महासचिव किसे चुना गया था? आंसर लगाएंगे कमलेश शर्मा को 2008 में। अगला प्रश्न है भारत के खनिज तेल, जिसको आप पेट्रोलियम कहते हैं, उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म। लूनेज क्षेत्र गुजरात में, बिल्कुल सही। केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी, बिल्कुल सही। सुरमा घाटी असम, तीनों के तीनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है? आंसर लगाइएगा उत्तराखंड में। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? आंसर लगाइएगा यूएनईपी। अब यहां से करंट अफेयर का लगभग आपका प्रश्न शुरू हो जाता है। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3 फास्फोरस चक्र जो है दोस्तों वो गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। अगला प्रश्न है कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का मात्र 1% ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी मात्र 1%। अगला प्रश्न है कि आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? आंसर लगाइएगा आहार जाल, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि कौन से मरुस्थल को जल की दाब स्थितियों में विकसित होता है? आंसर लगाइएगा 64 का, ऑप्शन नंबर 1 जीरोफाइट। जबकि लवणीय क्षेत्र में जो दाब से विकसित होता है उसको हम हेलियोफाइट कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मल जल की जैविक अशुद्धियों का एक हिस्सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यूरिया। ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है सबसे अधिक नाइट्रोजन भी यूरिया में ही पाया जाता है। ध्यान में रखेंगे कितना परसेंट? 41%। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर देश के पहले नैनो डीएपी संयंत्र का उद्घाटन किया? अब यहाँ से आपका रेगुलर जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो बता दें आपको कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में, कहाँ? गांधीनगर में इफ्को के नैनो डीएपी जो है संयंत्र का उद्घाटन किया है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 पणजी यानी गोवा में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य संगीत और नृत्य के माध्यम से दिव्यांग जनों को प्रतिभा का प्रदर्शन करना। तो सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सूरज कुंड शिल्प मेला ये बिल्कुल सही है, हरियाणा में। हिम उत्सव उत्तराखंड, ये गलत दिया है, उत्तराखंड नहीं बल्कि नई दिल्ली होना चाहिए। ठीक है, बाकी गंगा उत्सव ये सही है, नुआखाई उड़ीसा सही है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। प्रश्न है बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? आंसर लगाइएगा 2 नंबर अमूल मजुमदार को। प्रश्न है कि कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक के लेखक कौन है? वीवीआई क्वेश्चन नोट करिएगा। तो कलर्स ऑफ डिवोशन के जो लेखक हैं दोस्तों वो अनीता भरत शाह, यानी ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, रूपा पाई के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक का नाम तो द योगा, नोट करिएगा, हाँ, द योगा
द योगा सूत्रास ऑफ चिल्ड्रेन, यानी द योगा सूत्रास ऑफ चिल्ड्रेन। वहीं पर नीरजा चौधरी का, तो नीरजा चौधरी का लिखा हुआ बुक का नाम है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स, और ऋषि राज का है कारगिल यानी एक यात्री की जुबानी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कितने बच्चों को 6 श्रेणियों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? VVI क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 19 बच्चों को। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, देख लीजिए। अगला प्रश्न 72 नंबर, कहता है कि भारत के पहले ग्राफीन केंद्र यानी इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफी का उद्घाटन किस शहर में किया गया? सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर कोची। 73 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 73 नंबर प्रश्न है कि फीफा अवार्ड 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा। चारों के चारों स्टेटमेंट, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शहर को देश की पहली AICT के रूप में विकसित किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी उपन्यास मुझे पहचानो के लिए 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? VVI क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। तो 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 संजीव को। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो आप अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।